हेलो डियर स्टूडेंट्स, एन के जोशी स्वागत करता है आपका इस चैनल में। बच्चों, जो क्लास 10th का एसएस का हमारा हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, आपको पता होगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो यूरोप में नेशनलिज्म किस तरह से डेवलप हुआ, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा इंट्रो के साथ में। तो पहले हम लोग जब इंट्रो शुरू करते हैं तो हमारे सामने एक इमेज आती है। ये इमेज बनाई है हमारे फ्रेडरिक सोरियो ने, जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट था। इसने प्रिपेयर किया फॉर प्रिंट। प्रिंट क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम्स है, जैसे कि पार्ट 1, 2, 3, 4 है ना। तो इस तरह से इसने फॉर प्रिंट जो है वो बनाया था, और उसने इन चारों में अलग अलग विजुअल्स दिए थे अपने आर्टिस्ट के थ्रू, अपने आर्ट के थ्रू। तो ही आल्सो, अब उसने क्या किया वो हम लोग यहाँ लाइन में क्लियर करते हैं। ही विजुअलाइज्ड हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड। उसने पूरी दुनिया को कि किस तरह से फ्यूचर दुनिया होगी, उसने ऐसा विजुअल किया था, मतलब ऐसा इमेजिनेशन किया। अब वो दुनिया है कैसी होनी चाहिए, मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड देम। अब उसने बोला कि पूरी दुनिया में जो कंट्रीज होंगी, नेशंस होंगे, वो कैसे होंगे, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब ये उसका कॉन्सेप्ट था, उसकी आइडियोलॉजी थी कि ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा वो हमारा सवाल नहीं है। लेकिन इसने, जो फ्रेडरिक सोरियो है, इसने कहा कि भाई जो आगे जो फ्यूचर दुनिया होगी वो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक होगी। और ये इस तरह की इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। अब इसी इमेज में आगे जो फर्स्ट आपका पेज है इस चैप्टर का, वो सिर्फ और सिर्फ इस इमेज में क्या क्या है, ये इमेज क्या बोलती है, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ध्यान रखना है इस लेडीज़ फिगर का या फिर फीमेल फिगर का। यहाँ आप देखोगे, एज यू वुड रिकॉल द आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के जितने भी कलाकार हैं उस टाइम के, दे पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। तो उन्होंने जो भी आज़ादी है, स्वतंत्रता है, उसको उन्होंने एक स्त्री के फिगर के अकॉर्डिंग उन्होंने पर्सोनिफाई किया, यानी व्यक्तिकरण किया था कि भाई जैसे कि हम लोग हमारी भारत माता, अब भारत को हमने भारत माता क्यों कहा, ये भी हमने फीमेल फिगर के साथ में रिलेट किया। तो ऐसे इन लोगों ने, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आर्टिस्ट थे, उन्होंने हमेशा ये ज़्यादातर लिबर्टी, जस्टिस, ये बहुत सारे ऐसे जो आइडियाज़ थे उनको पर्सोनिफाई किया एज अ फीमेल फिगर। Here you can recognize the torch of the enlightenment she wears in one hand. ये इसके हाथ में, जो एक हाथ में आप जो देख रहे हो वो है एक टॉर्च। अब टॉर्च किस चीज़ का है, एनलाइटनमेंट का। एनलाइटनमेंट का मतलब यानी जो रोशनी देता है, बुद्धि देता है, विजडम देता है, इस तरह की इसके पास में रोशनी है। और दूसरे हाथ में क्या है, द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन अदर हैंड, है ना। ये दूसरे हाथ में, इसके हाथ में क्या है, एक चार्टर है जिसमें राइट्स ऑफ मैन लिखे हुए हैं। अब ये इसके हाथ में है। फिर यहाँ आप नीचे देखोगे, सो ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द सेटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बॉल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। अब ये एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस क्या है, ये जैसे मोनार्की आपने पढ़ा लुइस 16 के बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो उसके बाद में रशियन रेवोल्यूशन में ऑटोक्रेसी देखा, ज़ारिस्ट रूल, है ना। ये सब जो चीज़ें आपने समझा, देखा, ये ही हमारे एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन है। अब वो बिखर के नीचे आ गए हैं, मतलब अब ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसा सोरियो की एक यूटोपियन विजन है, यानी कि वो आइडियल सोसाइटी मानता है कि अब जो देश होंगे ना, अब जो आने वाले हमारे कंट्रीज़ होंगे, उन सब में ये एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद में जो लोग रहेंगे यहाँ के, इन सोरियोज यूटोपियन विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। अब यहाँ जो भीड़ दिखाई दे रही है आपको, ये पूरी तरह से थ्रॉन्ग्ड है, यानी लाइन टू लाइन यहाँ तक पहुँचे हैं ना, ये सब वहाँ पे आ रहे हैं। अब उसका यूटोपियन विजन है सोरियो का क्या। अब यूटोपियन विजन का मतलब क्या हुआ, यानी एक आइडियल सोसाइटी का इमेजिनेशन या कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से पूरी दुनिया के जो नेशंस होंगे वो डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक होंगे, और उसमें
ज़्यादातर जो लोग होंगे वो कैसे पहचाने जाएंगे? अपने अपने नेशंस में जो उनके फ्लैग्स होंगे, कॉस्ट्यूम्स होगा, उसके हिसाब से हम उसे पहचानेंगे कि भाई ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये फ्रेंच है, ये जर्मन है। ये उसका यूटोपियन विजन था। अब आगे आप देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे इमेजेस और बहुत सारे फ्लैग्स के साथ में इस इमेज में आपको नज़र आएंगे पूरी तरह से। अब आगे जो है, लीडिंग द प्रोसेसन वे द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इस भीड़ में सबसे पहले जो लीड करने वाला है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ये हमने बात किया कि भाई एक हाथ में इसके टॉर्च है और दूसरे में चार्टर ऑफ मेंस है। आर यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। अब ये यहाँ से यहाँ तक पूरी दुनिया के लोग हैं, इसमें मेन, वुमन, चिल्ड्रन, ओल्ड, ये सारे मतलब जैसे बिजनेसमैन, सभी लोग, सारे स्टेट्स, सारे पर्सन, सारी क्लासेस यहाँ आपके सामने मौजूद है और अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हैं। सबसे ज़्यादा लीडिंग करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से, यानी सोरियो के हिसाब से ये पहले से ही नेशंस बने हुए हैं। यानी ये जो सीन जो आपके सामने है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ पहले से ही एमर्ज हो चुकी है एज ए फुल्ली फ्लैग्ड कंट्री, नेशन स्टेट्स, वो है यूएसए और स्विट्ज़रलैंड। ये उसके हिसाब से कंट्री पहले से मतलब एमर्ज हो चुकी है। फ्रांस जो है आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्री कलर हैज जस्ट रीच द स्टैच्यू। अब ये जो स्टैच्यू जो है आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि हमने ये पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि भाई फ्रांस ने अमेरिका को 13 कॉलोनीज़ को फ्रीडम में मदद की थी। इसी वजह से तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ, डेप्ट चला गया था, कर्जा हो गया था ना फ्रांस के ऊपर, इसीलिए तो उसका ट्रेजरी खाली हो गया था। तब ये जो है ना फ्रांस, अब ये भी लिबर्टी के राह पर यानी आज़ादी के राह पर आ चुका है। अमेरिका आ गया, उसके बाद में फ्रांस आ गया, है ना, और स्विट्ज़रलैंड भी, दोनों पहले ही आ चुके थे। अब फ्रांस भी एक ट्री कलर के साथ में यहाँ नया एक देश बनते हुए आपको नज़र आ रहा है। ये यूटोपियन विजन है हमारे फ्रेडरिक सोरियो का। और उसके बाद सी क्या है, ये फ्रांस के बाद में सी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। फ्रांस के बाद में जो फ्लैग आ रहा है, यानी कि जो कंट्री आ रही है, वो है जर्मनी की। और यहाँ का जो आइडेंटिफाई करने का एक जो फ्लैग है वो है आपका काला, लाल और एक स्वर्ण झंडा, ये आपको नज़र आ रहा है ना। उसके हिसाब से interestingly, at the time when Soryu created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी रोचक बात यह है कि ये जो फ्रेडरिक सोरियो ने इमेज बनाया ना, तो उसके हिसाब से यूएसए एमर्ज हो चुका था, अपना एक कंट्री बन चुका था, और स्विट्ज़रलैंड, और बाद में जो है यहाँ फ्रांस पहुँच गया था देश बनने के लिए, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के लिए। और यहाँ उसके बाद में यानी कि फ्रांस के बाद में जो झंडा आ रहा है हमारा, वो जर्मनी के लोगों का है। और यहाँ थोड़ा ये बात है कि ये लोग जो है ना अभी तक यूनाइटेड नहीं हुए हैं, मतलब अभी ये कंट्री इंडिपेंडेंट या यूनाइटेड नहीं हुई है उसके यूटोपियन विजन के अकॉर्डिंग, मतलब हो जाएगी, क्योंकि उनको एक होप है ऐसा। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स। उन्हें ये उम्मीद है कि अब हम भी यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं। इन 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation, a state under a democratic constitution। यानी कि उनको भी एक प्रजातांत्रिक संविधान मिल जाएगा और वो भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एमर्ज हो जाएंगे, ऐसा उनका हॉफ है, लिबरल हॉप्स है। किनके पास में? जर्मनी के लोगों के पास में। अब जर्मन के बाद में आप देखोगे तो ये वो ऑस्ट्रिया के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो भीड़ है यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि कौन कौन है, तो ऑस्ट्रिया के लोग भी आपको दिखेंगे। किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, ये भी आपकी इटालियन एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में उभरने के लिए यहाँ पे आया हुआ है, कतार में है, लाइन में है। एंड देन आपके लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, इस तरह से कतारों में है। ये भी अब इंडिपेंडेंट यूनाइटेड नेशंस के रूप में एमर्ज होने वाले हैं। अब ये तो हुआ भाई, यहाँ पे हमने जो सेटर्ड या स्कैटर्ड जो भी ये है रिमेनिंग्स, ये तो क्या हो गए,
आपके हो गए हैं। हमने अभी बोला था कि भाई ये जो है एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस के प्रमाण है, और यहाँ स्टेच्यू जो है उसके दोनों हाथों में कुछ है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट यहाँ है, और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है चार्टर ऑफ मैन, है ना, ये राइट्स के रिलेटेड है। और यहाँ आपके जो है यूएसए और स्विट्ज़रलैंड आ चुके हैं, और फ्रांस जो है अभी न्यूली इंडिपेंडेंट या यूनाइटेड नेशन बनने वाला है विद द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में जर्मनी आ गया, और जर्मनी के बाद में ये सारे कंट्रीज आ गए। अब आसमान की तरफ निगाहें आप करोगे तो वहाँ आपको हेवन में दिखेंगे क्राइस्ट, सेंट, एंजल्स, दे गेज अपॉन द सीन। ये पूरी की पूरी जो सीन है इनको ये लोग देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे ये क्यों बनाया? क्योंकि ये फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज करने के लिए, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, सिंबलाइज करना यानी प्रतीक बनाना या फिर किसी को ऐसा फॉर्म देना। तो यहाँ पे भाईचारा फैलाने के लिए ये भी चीज़ें आपके सामने है, यानी पूरी दुनिया जो है ना वो सब यूनाइटेड हो जाएगी और सब में भाईचारा रहेगा। ऐसा यूटोपियन विजन था, यानी आइडियल सोसाइटी का एक थॉट था हमारे फ्रेडरिक सोर्यू का। ये हमने इस इमेज में समझा। दिस चैप्टर विल डील विद द मैनी ऑफ दीज इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोर्यू। यही हम लोग देखेंगे, और ये इमेज आपके टेक्स्ट बुक में पेज 1 पर ही है। जैसे ही चैप्टर शुरू होता है नेशनलिज्म किस तरह से राइज हुआ है आपकी यूरोप में तब, है ना। तो ये आपको अच्छा से समझ लिया है आपने। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा मेन चैप्टर वो शुरू करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अब देखो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमने 9th में पढ़ा, फ्रांस की क्रांति, और उसी ने एक नेशन का आइडिया यहाँ पे लोगों को दिया कि भाई दुनिया भी कुछ होती है ना, तो अपना देश भी कुछ है ना। तो अपना जैसे टेरिटरी है, अगर आप जैसे अपने आप को मारवाड़ी, गुजराती, मराठी, इस तरह से आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि आप अपने अलग अलग रीजनल स्टेट्स में हो। और उसके बाद में आप फाइनली अपने आप को क्या बोलोगे कि हम लोग इंडियन हैं, है ना, एक इंडियन टेरिटरी में रहते हैं, इंडियन सिटीजनशिप है हमारे पास में। तो ये जो इंडियन सिटीजनशिप, ये जो सिटीजनशिप जो वर्ड है ना, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमको कंट्रीब्यूट किया है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीब्यूशंस है फ्रेंच रेवोल्यूशन के, और इसी ने इस आइडिया को जो नेशन का है वो आगे और प्रोपेगेट किया है। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें ना केवल हमारे राजनीतिक धरातल पर, यहाँ तक कि हमारे मानसिक धरातल पर भी जो यूरोप का है वहाँ बहुत सारे चेंजेस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किए हैं। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें बहुत सारे जो चेंजेस हुए, जैसे पॉलिटिकल और सोशल चैलेंजेस हुए, रिलीजियस चैलेंजेस हुए, तो इन चैलेंजेस के बाद में कुछ नया एमरजेंस हुआ, नेशन स्टेट की थ्योरी, यानी कि हमारा भी एक कंट्री होगा। नेशनलिज्म जो है ना वो एक लव फॉर नेशन होता है ना। मैंने आपको बताया नहीं राइज ऑफ नेशनलिज्म में नेशनलिज्म क्या होता है। तो नेशनलिज्म का मतलब ये होगा कि हमारी कंट्री से हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। ये जो फीलिंग है ना, ये हमारे को कुछ करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार करती है ना। तो ये जो फीलिंग है वो ऐसे ही नहीं आई है, ये हमें बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे पास हुए हैं, बहुत सारी ऐसे कंट्रीब्यूशंस या मोटिवेशंस बाहर से आया है। ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मिला है। तो उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसने नेशन स्टेट का थ्योरी आगे और ज़्यादा जो है वो स्प्रेड किया। तो नेशन स्टेट की थ्योरी आई इन प्लेस ऑफ किसके, डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप धराशायी हो रहे हैं, और वहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशंस एमर्ज हो रहे हैं। ये पहला था द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ एन मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। ये बहुत long time से यूरोप में spread हो रहे थे। A nation state was one in which the majority of its citizens and only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent। अगर फिर भी आप नेशन स्टेट
की कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हो तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाओगे कि ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं एक देश के, वो और उसके जो शासक होते हैं यानी रूलर्स होते हैं, वो एक अपनी कॉमन सेंस के थ्रू काम करते हैं, रूल करते हैं और फंक्शन करते हैं। उनके पास में एक अपनी कॉमन आइडेंटिटी होती है। अब जैसे पीएम है, हमारे सीएम हैं, तो वो हमारे देश के हो गए और हम भी उनके देश के हो गए, तो हमारे बीच में क्या है, कॉमन आइडेंटिटी हो गया, है ना। एंड वी विल हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री, और हमारी हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री बराबरी होगी। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो होता है नेशन स्टेट का। इसी से नेशनलिज्म आगे जाके और ज़्यादा स्प्रेड हुआ। The commonness did not exist from time immemorial. It was forced through struggles, through the actions of the leaders and the common people. ये इस तरह से ही नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, बहुत सारे नेताओं ने अपने एक्शंस पे आए, वो एक्शन मोड हुआ, और बहुत सारे आम जनता इसके लिए फाइटिंग किया है। तब जाके नेशन स्टेट की या नेशनलिज्म का जो फीलिंग है वो हमारे स्प्रेड हुआ। This chapter will look at the diverse process through which nation states and nationalism came into being in 19th century, especially in Europe. यानी यूरोप में जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है और जो देश के लिए जो फीलिंग है नेशनलिज्म, वो 19th सेंचुरी में कैसे आया, यही ये पूरा चैप्टर आपके बात करेगा। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म कैम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो 1789 में हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था कि भाई उस समय ये टाइम में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। इसी की वजह से नेशनलिज्म यानी लव फॉर नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों के माइंड में आया था। ठीक है, फ्रांस एज वी ऑल वुड रिमेंबर वाज ए फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789, ये भी हमने पढ़ा। और उस समय एब्सोल्यूट मोनार्क था लुइस 16, ये भी हमने बात किया था। तो वो इस तरह का कंट्री था। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेंटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। यानी जो जनरल स्टेट जो था वहाँ पे वो बदल के कन्वेंशन हो गया। ये सब बातें हमने पढ़ा है उसमें, है ना। तो इस वहाँ पे नेशनल असेंबली जो जनरल स्टेट था वो नेशनल असेंबली बन चुका था। सारे लोग जो है टेनिस कोर्ट में शपथ लेते हैं। क्लास 9th का थोड़ा बहुत अगर आप रिवाइज करोगे या रिमाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए। अब वहाँ के जो लोग थे सिटोयन वगैरह ये सब चीज़ें है ना, उनके माइंड में ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल who would henceforth constitute the nation and shape its destiny or future. The French revolutionaries introduced various types of measures and practices that could create a sense of collective identity among us the French people. ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के आउटकम्स में, रिजल्ट्स में पढ़ा कि लोगों के माइंड में जो भी इन क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने ये क्रांति शुरू की थी, फ्रांस की क्रांति, उन्होंने लोगों ने सबको दिया नेशनलिज्म का फीलिंग और कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी हम सब कॉमन पीपल हैं, हम सब का ये देश है, ये देश किसी एक का नहीं है। द आइडियाज ऑफ ले पैट्री यानी फादरलैंड और ली सिटोयन यानी सिटीजन, ये भी आइडियाज इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एम्फेसाइज द नेशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बातें हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सबको, जो फ्रांस के लोग थे उनको ये पढ़ाया था। एंड अ न्यू फ्रेंच फ्लैग एंड द ट्री कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। इस तरह का व्यूज़ भी आपको वहाँ देखने को मिला। और जो वहाँ के स्टेट जनरल थी दैट वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड इट नेशनल असेंबली, है ना। ये आपका टेनिस कोर्ट का एक तरह से ये हॉल है और यहाँ पे उन लोगों ने शपथ लिया था। ये भी हमने क्लास 9th की जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है उसमें हमने पढ़ा इसमें। एंड देन न्यू हिम्स वर कंपोज्ड। हिम्स का मतलब जो नेशनल सॉन्ग होते हैं, जैसे मर्सिलीज हमने पढ़ा था, मर्सिलीज उनका नेशनल एंथम बन गया था। फ्रांस की
रेवोल्यूशन की स्टोरी में, है ना, तो वो नए नए कंपोज हुए। लोगों ने शपथ ली कि अब से मोनार्क का जो पावर है वो लिमिट हो जाएगा और अब हम सब एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के साथ में यहाँ पे रूल और रूल्ड रहेंगे। यानी एक हमारे बीच में रूलर होगा, वही हम पर रूल करेगा और वो हमारे द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होगा। डेमोक्रेसी, है ना, ये हालांकि डेमोक्रेसी बहुत टाइम लगा वहाँ पे, लेकिन ये आइडियाज़ उनके वहाँ पे स्प्रेड हुए एंड देन मार्टिर्स कॉमेमोरेटेड। इस तरह से हमने ये व्यूज़ और स्टोरी हमने उस चैप्टर में पढ़ा। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज देन पुट इन प्लेस। It formulated uniform laws for all the citizens within its territory. Internal custom, duties and dues were abolished. A uniform system of weight and measures was then adopted. Regional dialects were discouraged. French, as it was spoken and written in Paris, became the common language for all the people or citizens ऑफ दैट नेशन और फ्रांस, है ना। फ्रांस के लिए ये जो फ्रांस की लैंग्वेज है फ्रेंच, इसको उन लोगों ने कॉमन लैंग्वेज माना। ज़्यादातर ये बोली और लिखी जाती थी और बाकी जो भी रीजनल जो डायलेक्ट थी, बोली है, भाषाएं हैं, उनको उन्होंने हटा दिया, डिस्करेज कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग मेजोरिटी की बात मानेंगे। इस तरह की पॉलिसी वहाँ पे शुरू हो चुकी थी। एंड the revolutionary declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. डेस्पोटिज्म जो सिस्टम है ना, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, वैसे जो सिस्टम है ना डेस्पोटिज्म, इसकी बेड़ियों से अब लोगों को हमें तोड़ना पड़ेगा। ऐसी फीलिंग्स, नेशनलिज्म जो है ना राइज हो रहा है आपका फ्रांस से हो रहा है, बट यूरोप में ही है फ्रांस। तो हमें ये समझना चाहिए कि भाई फ्रांस की स्टोरी है, फ्रांस का जो रेवोल्यूशन है उसने ही नेशनलिज्म यहाँ से स्प्रेड करवाया और शुरू करवाया। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन द फ्रेंच रीच्ड द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। ये भी हमने पढ़ा था रोबेस्पियर, है ना, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के बारे में। तो ये सब चीज़ें है ना, जैसे जैसे ये इवेंट्स आगे फैलती गई तो मिडिल क्लास लोगों ने और बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने अपने एक ग्रुप बनाए, जिसमें जैकोबिन क्लब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। देयर एक्टिविटीज़ कैंपेन प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790 decades. With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French army began to carry the idea of nationalism abroad. यहाँ से वो आगे चला गया आइडिया। Within the wide swath of territory under the control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब धीरे धीरे जो फ्रांस में जो आपका यहाँ पे है फ्रांस, बराबर, तो यहाँ से धीरे धीरे ये आइडियाज़ पूरे यूरोप में अब आपके फैलने लग गया। यहाँ से आपको पता है ये एशिया शुरू हो जाता है लगभग, है ना। तो यहाँ तक इस नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से ये जो आपके आइडियाज़ हैं और ज़्यादा अलग अलग देशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में फैलते गए। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट destroyed डेमोक्रेसी इन फ्रांस। अब यहाँ पे ये सवाल है कि भाई पहले मोनार्की था लुइस 16 के टाइम में, ठीक है, और नेपोलियन जो है ना बाद में, क्योंकि जैकोबिन क्लब आया, कन्वेंशन आया, डायरेक्टरी ने रूल किया, इन सब ने डेमोक्रेसी तो वहाँ रखा था, लेकिन जैसे ही नेपोलियन आता है तो वो मोनार्की को वापस या री इंस्टॉल कर देता है वो। लेकिन उसने फिर भी बहुत कुछ ऐसे मेजरमेंट्स किए जो यूनाइटेड कम्युनिटी के रूप में लोगों को फीलिंग ये और नेशनलिज्म भी उनके माइंड में सेट हो गई थी। In the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. उसने अपने सिविल कोड बनाए थे 1804 में, जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं या सिविल कोड ऑफ 1804, ये भी हम कह सकते हैं। इसने बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे कि दे डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, जन्म पर आधारित या फिर जो भी हमारा बर्थ राइट जो था वो प्रिविलेज, विशेष अधिकार,
जो जन्म से मिलते थे नोबिलिटी को, क्लर्जी को, उसने अबोलिश करवाया नेपोलियन ने। और साथ ही साथ में इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने उसके समक्ष सब बराबर हो, ऐसा पाठ लोगों को पढ़ाया। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब करने की वजह से नेपोलियन वहाँ पे मशहूर हो जाता है। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, जहाँ जहाँ पे भी फ्रांस का टेरिटरीज के कंट्रोल में थी नेपोलियन के, वहाँ वहाँ ये सिविल कोड्स यानी कि ये रूल्स है वो लगाए गए थे। In the Dutch Republic, Italy, Switzerland, Germany, Napoleon also simplified administrative divisions in the towns to guild restrictions were now removed. ये भी ट्रेड के लिए भी उसने बहुत सारे चेंजेस किए। नेपोलियन आल्सो अबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम जो था वो भी नेपोलियन ने बंद कर दिया था। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है बच्चों? फ्यूडल का मतलब एक तरह से लैंड लॉर्ड वाला सिस्टम है ना, कि भाई ज़मीन हमारी है, हमारी जागीर है, हम लोग यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यूज जनरेट करेंगे, ये जो सिस्टम होता है फ्यूडल सिस्टम होता है। ही आल्सो फ्रीड peasants from serfdom and manorial dues. Peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a new found freedom. अब ये लोगों को एकदम नई नई आज़ादी मिली थी। ज़्यादातर किसान, कलाकार, जो आर्टिसंस होते हैं, क्राफ्ट्समैन वगैरह, और बहुत सारे मज़दूर नए जो हमारे बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, इन सब ने इस नई आज़ादी का वेलकम किया। नेपोलियन को बहुत ज़्यादा और ऊपर ज़्यादा इंक्रेज करवा दिया, मोटिवेट करवा दिया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड स्पेशली बिगिन टू रियलाइज द यूनिफॉर्म लॉ एंड आल्सो स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजरमेंट्स। इसको भी उन लोगों ने अब शुरू कर दिया कि भाई जो भी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, वो नाप तोल कर हमको देने चाहिए। तो ये भी नया था उनके सामने। अ कॉमन नेशनल करेंसी वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, ताकि लोगों को ट्रेडिंग में और ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। दे वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ये सब आपके इस टॉपिक में थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हावेवर इन द एरियाज कंक्वेर्ड the reactions of the local populations to the French rule were mixed। अब यहाँ पे जितने भी एरियाज नेपोलियन ने जीते थे, वो उन सब के जो लोग थे वहाँ के, उनका रिएक्शन एक जैसा नहीं था। कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे। तो मिला जुला सा लोगों का या लोगों की प्रतिक्रिया थी, रिएक्शन थे। इनिशियली इन मेनी प्लेसेस लाइक हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रसेल्स, Mainz, Milan, Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty। आज़ादी के हर्बिंजर्स यानी आज़ादी के मसीहा है ये लोग, हमें और हमारे लिए अच्छा करेंगे, इस तरह का स्वागत भी एकदम लोगों ने किया। But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did go hand in hand with the political freedom। यानी कि बाद में लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब ये जो चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि मोनार्की वापस हो रही है सेटअप, और साथ ही साथ में आपके डेमोक्रेसी है वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो आप क्या देखोगे? चेंजेस आपके लिए अच्छा हो सकता है, बट ये चेंजेस अच्छा है या नहीं है, लोगों का रिएक्शन अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ। क्यों लोगों के रिएक्शन ख़राब हुए? क्योंकि टैक्सेशन जो है ना वो बढ़ गया था, और साथ ही साथ में लोगों के ऊपर पॉलिटिकल या मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाया गया। अब आप रेस्ट्रिक्शंस पे हो, यानी कि आपको एक रूल के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। आज़ादी वापस छीन ली गई थी। एंड दे फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मीज़, मतलब कि आर्मीज़ को ज्वाइन करने के लिए भी उनके ऊपर दबाव बनाया गया। कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर द स्टेट सर्विस टिपिकली इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। देश की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ गई थी। ऑल सिम्ड टू outweighed the advantage of the administrative changes। इन सबको ऐसा लगा कि अब जो है वो प्रशासनिक जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी वजह से ये लोग जो फ्रांस के लोग हैं, जैसे कि नेपोलियन वगैरह, ये रूलर्स, ये इनका एडवांटेज उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। इसीलिए हमें ये सब समझना चाहिए। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। अब यहाँ पे ईस्ट और सेंट्रल, ये सेंट्रल हो गया यूरोप
है ना। और ये आपका हो गया ईस्ट वाला यूरोप। यहाँ पे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे, अलग अलग राजा रूल कर रहे थे, और वहाँ की जो प्रजा है वो अलग अलग तरह की थी, ठीक है ना, डाइवर्स थी। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। इनके पास में एक तरह से यूनिटी बिल्कुल नहीं थी, कॉमन जो चीज़ें थी वो बिल्कुल नहीं थी। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप्स का मतलब अपनी अपनी अलग अलग कम्युनिटी थी, जैसे कि ये आपके देख सकते हो, मैगियार थे, सर्डिन थे, क्रोएशियन थे, ग्रीक्स थे, स्लेविक थे। ये अलग अलग लोग जो है वहाँ पे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स वाले थे, है ना। एंड फॉर एग्जांपल द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी वाज ए पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। तो मतलब एक तरह से सब जो है वो मिक्स्ड जनता का रूल था यहाँ पे। टिरोल, ये टिरोल आपके यहाँ पे ऑस्ट्रिया और बोहेमिया यहाँ पे, और ये सुडेटनलैंड, ये आपके कंट्रीज़ है जहाँ पे अल्पाइन वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जर्मन स्पीकर्स बहुत ज़्यादा है। इट आल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। यहाँ पे लोम्बार्डी और वेनेशिया जो कि इटालियन आपके टेरिटरीज़ है, प्रोविंसेस है, वो भी इसमें आपके आता था, ये भी इसमें जुड़ा हुआ था। लोम्बार्डी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और ये आपके वेनेशिया यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप मैप पे इसको लोकेट कर सकते हो। इन हंगरी half of the population spoke Magyar while other half spoke a variety of dialect। ये एक लैंग्वेज है, तो कुछ लोग जो है हंगरी में, ये हंगरी आपका एक हंगरी में नहीं है, ये एक कंट्री है, यहाँ पे जो लोग हैं वो आधी जो जनसंख्या इसकी वो मैगियर लैंग्वेज बोलते थे। ये आप यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल सेट किए हैं, आप सीख सकते हो यहाँ पे। और इन ग्लेशिया, अब गैलेशिया में आप देखो तो एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, ये पोलैंड की लैंग्वेज भी बोलते थे, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें। एंड बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स, ये जो हमने अभी बात किया, इनके अलावा देयर लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपल। यहाँ पे भी लोग रहते थे, बोहेमियंस एंड स्लोवैक्स, ये लोग भी नॉर्थ में रहते थे, कि स्लोवेंस जो थे वो आपके कार्योन्स में वेस्ट के साइड में रहते थे, और जो आपके क्रोएट्स थे वो आपके साउथ में। ये लोग हैं अलग अलग वहाँ के टेरिटोरियल पॉपुलेशन और एथनिक कंपोजिशन। और जो अगर ईस्ट की अगर बात करें हम लोग, ट्रांसिल्वेनिया में यहाँ रोमन्स लोग रहते थे, ठीक है। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी डिग्निटी, इनके अंदर एक साथ नहीं आती है। अगर बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटी है तो मतलब धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि उनको यूनाइट करने में, ठीक है ना। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज ए कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर। यही अगर होगा तो आपके वो लोग यूनाइटेड में या यूनिटी में रह पाएंगे। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास की अगर बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा होगा कि सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट, या यूरोप में इस तरह का था। ये स्पेशली सेंट्रल और ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे था। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास, मिडिल क्लास के ये लोग, यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ cut across the regional divisions. They own estates in the countryside and also town halls. टाउन हाउस भी थे इनके, बड़े बड़े अच्छे से मेन्यूर्स थे ये आपके। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग डायलेक्ट वाले और ज़्यादातर एरिस्टोक्रेसी वाले फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ marriages. This powerful aristocracy was however numerically a small group. छोटा सा आशियाना था इनका, लेकिन थे बड़े पावरफुल। To the west of Europe, the bulk of the land was farmed by the tenants and small owners. Tenants मतलब जो किराए पे जो किसान होते हैं, उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती है, लैंडलेस फार्मर्स, और छोटे मोटे जो ओनर्स थे वही आपके यहाँ पे फार्मिंग या कल्टीवेशन का काम करते थे। While in Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by the vast estates which were cultivated by Serbs. ये भी आपके सर्ब्स जो थे वो पीजेंट्स थे। In Western and
parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant emergence of commercial classes जो middle class है आपकी, and growth of towns जहाँ पे बहुत ज़्यादा cities development हुई, whose existence was based on production for the market. Industrializations began in England in the second half of the 18th century. अब ये 1750 के आसपास जो है यहाँ पे इंग्लैंड में औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था. इन फ्रांस एंड द पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. फ्रांस में थोड़ा टाइम लगा, इंग्लैंड में पहले हो गया. इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास प्रोडक्शन एज वेल एज मिडिल क्लास एंड सम इंडस्ट्रियलिस्ट. ये भी नए नए जो है ना बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, ये प्रोफेशनल्स ये आपके एमर्ज हुए. इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th century. It was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity gained popularity or following the abolition of aristocratic privileges. इन लोगों ने ये डिमांड की थी जो एजुकेटेड थे. एरिस्टोक्रेटिक जो चीज़ें हैं वो आपके अबोलिश कर दिया गया. मतलब कि एक तरह से कुलीन तंत्र जो था, वेल्दी पीपल का जो डोमिनेंस था वो ख़त्म हो गया. अब हम लोग लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? The ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. अब लिबरलिज्म का मतलब होता है एक तरह से लिबर्टी, और लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता, है ना. तो स्वराज जैसी भावनाएं इसी वर्ड से आई है. और लिबरलिज्म जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भाई लिबरलिज्म जो है ना लिबर वर्ड से आया है. फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल ऑफ दैम बिफोर द लॉ. कानून के सामने सब बराबर है, इक्वल है, और हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, ऐसा लिबरल थॉट हमें बताता है. फॉर द न्यू मिडिल क्लास ये तो था किसके लिए? मिडिल क्लासेस के लिए. ये लिबरलिज्म जो है वो फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल और इक्वालिटी जो हमने अभी बात किया वही सब रिपीट हो रहा है. पॉलिटिकली इट एम्पेसाइज्ड, ये सोशली और आइडियोलॉजिकली था. अब पॉलिटिकली क्या है? इट एम्पेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय द कंसेंट, यानी कि डेमोक्रेसी को रिलेट करता है. सो लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी यानी मोनार्की या अब्सोल्यूट जो इंस्टीट्यूशंस है. हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब बोला था मैंने, है ना. तो वो सब चीज़ें आपके ख़त्म होनी चाहिए. क्लर्जिकल प्रिविलेजेस जो हो रहे हैं, नोबिलिटी का जो प्रिविलेज है वो सब हटा देना चाहिए, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए. और गवर्नमेंट है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वहाँ पार्लियामेंट सबसे बड़ा अथॉरिटी होना चाहिए लॉ मेकिंग के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड कर सके. लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस्ड द इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि ये लोग जो है ना वायोलेशन ना कर पाए, इस तरह का भी हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. ऐसे लिबरल लोगों का थॉट था, कॉन्सेप्ट था. यट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफ्रेज, यानी कि ये फिर भी लिबरल लोग जो थे ना वो डेमोक्रेटिक नहीं है. ये हमने क्लास 9 में पढ़ा. क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल सफ्रेज की बात नहीं करता है, मतलब सबके लिए जो है ना वोटिंग पावर या राइट टू वोट वैसी बातें ये नहीं करते हैं. राइट टू वोट ये थोड़ा रिनाई कर देते हैं. द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन द लिबरल डेमोक्रेसी ऑफ फ्रांस एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन है, अभी भी वुमन को नहीं, और वो भी किन को? जिनके पास में अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनको ही रूल करने का पावर और राइट्स मिलना चाहिए. ऐसी सोच हमारे लिबरल लोगों की थी. दैट्स वाई वी कैन नॉट कॉल दैम डेमोक्रेटिक. ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए. मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमन वर ऑल एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, ये भी हमने वहाँ पे भी पढ़ा था. द नेपोलियनिक कॉड वेंट बैक टू लिमिटेड सफ्रेज. अब यहाँ पे उस समय तो थोड़ा लिमिटेड था लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे तो पूरा ये सा हो गया लिबरल लोगों का कि भाई इन जो ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी ओविंग मैन है ना उन्हीं को ही मिलना चाहिए वोटिंग का राइट्स.
ठीक है. Also reduced women to the status of a minor, subject to the authority of fathers and husbands. Women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political rights. अब जब ये इन लोगों को जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं थी और जो वुमन थी सारी की सारी, जिनको और इन दोनों को जो राइट्स नहीं दिए गए है ना और वोटिंग के, इन लोगों ने क्या किया, अपोजिशन का काम किया, मूवमेंट किए, कैंपेन किया, डिमांड किया क्या कि हमें भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स चाहिए जो आप सबको दे रहे हो. इन द इकोनॉमिक स्पेयर लिबरलिज्म स्टूड. अभी तक हमने पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट देखा लिबरलिज्म का. अब इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा अलग हो जाएगा. इसका मतलब ये होता है इकोनॉमिकली कि भाई जो भी मार्केट में जो आपके रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, टैक्सेस हो रहे हैं, इनको फ्रीडम मिलना चाहिए. ग्लोबलाइजेशन में हमने ये बात समझ लिया था, है ना. तो यहाँ पे मार्केट में फ्रीडम होना चाहिए, गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगने चाहिए. दे शुड आल्सो अबोलिश द स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस. जो टैक्सेस वगैरह होते हैं ये गवर्नमेंट को हटा देने चाहिए. Napoleon Bonaparte's administrative measures had created out of the countless small principalities a confederation of 39 states. Each of these principalities possessed its own currencies, weight and measures. मतलब जो नेपोलियन ने 39 स्टेट्स को कंकर किया था, जीता था, वहाँ पे उसने यूनिफॉर्म लॉ बनाया था. जैसे कि एक कॉमन करेंसी रखा, सभी का एक वेट का सिस्टम रखा कि ये 5 किलो, ये 2 किलो, ये 5 किलो, ये 6 किलो, ये 10 किलो, है ना. और ये सब इक्वल उसने रखा था, ठीक है ना. तो ये भी बातें हमें समझना चाहिए. अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्सबर्ग से लगा के न्यूरेमबर्ग की अगर वो जा रहा है टू सेल हिज गुड्स वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. यहाँ से अगर यहाँ कोई ट्रेडर जा रहा है तो भाई उसे ड्यूटी यानी कि एक तरह का टैक्स है ये भरना पड़ेगा 5% जो भी उसके हिसाब से है. ड्यूटीज वर नाउ ऑफन लेवीड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट्स ऑफ द गुड्स एज ईच रीजन had its own system of weight and measures. This involved time-consuming calculation. The measure of cloth for was the alley which in each region stood for a different length. An alley of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of the cloth, in Mainz 55.1 centimeter, in Nuremberg 65.6 centimeters and in Freiburg 53.5 सेंटीमीटर. अलग अलग जगहों पे अलग अलग ये मेजरमेंट्स का स्केल था. तो ये सब अगर यूनिफॉर्म हो जाता, एक ही जैसा रहता तो सही रहता. वुड गेट यू 54. ये सब चीज़ें आपके अभी जो मैंने कहा आपको वो हो गई. A Zollverein was formed at the initiative of Persia and joined by most ऑफ द जर्मन स्टेट्स. ये जोवरेन क्या है, ये कस्टम ड्यूटी का यूनियन होता है और इन लोगों ने जो पर्शिया के इनिशिएटिव्स में बना था 19th सेंचुरी में. द क्रिएशन ऑफ अ न्यू नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू द नेशनल यूनिफिकेशन. ये भी हुआ. अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट sentiments growing at the time. The Union abolished tariff barriers and reduced of a number of currencies from 130 to 2. यहाँ तक उन्होंने आपके कम कर दिया. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. अब वाटरलू का जो है वो आपका युद्ध खत्म हो गया है और साथ ही साथ में नेपोलियन चला जाता है 1815 के बाद में. तो यहाँ पे कंजर्वेटिज्म, अब कंजर्वेटिव लोग कौन थे ये हमने वहाँ पे जब फ्रांस की रशियन रेवोल्यूशन की जो कहानी पढ़ी हमने क्लास 9th में, तब आप लोगों ने ये समझा होगा कि वहाँ पे आपके लिबरल्स थे, कंजर्वेटिव्स थे, है ना. ये सब लोग जो थे वो ही हमारे यहाँ पे यूरोप में डोमिनेट कर रहे थे, है ना. तो कंजर्वेटिज्म जो है वो 1815 के बाद में उनकी क्या कॉन्सेप्ट रही है वो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे. सो यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कमिटमेंट टू ट्रेडिशनल वैल्यूज़, यानी कोई नया चेंजेस नहीं करेंगे, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज सबसे बड़े हैं. यही बात कंजर्वेटिव लोग मानते हैं.
Conservatives believed that the established traditional institution of a state and society, like the monarchy, church, social hierarchies, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रोटेक्टेड प्रिजर्व्ड, यही होना चाहिए। कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, चाहे आपके मोनार्क, चर्च या सोशल हायरार्की चल रही है, प्रॉपर्टी चल रही है या फैमिली में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव्स however did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized that the modernizations could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power more effective and strong. A modern army रखेगा। इस वजह से ये सब इनकी कॉन्सेप्ट ये थी कि भाई हमें ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वही फॉलो रखनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रखा है तो हमको ये रखना चाहिए कि भाई हमें हमारी स्टेट को और अगर पावरफुल बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, मॉडर्न आर्मी रखो, कोई बात नहीं। एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी यानी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी हमारा अच्छा होना चाहिए। डायनेस्टिक इकोनॉमी होनी चाहिए और द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम, ये खत्म होना चाहिए। दे कुड स्ट्रेगन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। अगर ये करेंगे तो यहाँ पे ऑटोक्रेसी जो है ना हमारे यूरोप में वो बढ़ेगी। ये कंजर्वेटिव लोगों की आइडियोलॉजी थी। Representatives of European powers, Britain, Russia, Persia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at the Vienna to draw up a settlement for Europe. अब वहाँ पे वियना कॉन्फ्रेंस यानी वियना में ये एक सिटी है, वहाँ पे ये लोग जब नेपोलियन हार जाता है तो ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के लोग वहाँ मीटिंग के लिए मिलते हैं वियना कॉन्फ्रेंस में। द कांग्रेस वाज hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that came about in Europe during the War of Napoleon. नेपोलियन के टाइम में या इसके वॉर के टाइम में जो भी चेंजेस हुए ना उसको हम लोग क्या कर देंगे, अंडू कर देंगे भाई। अंडू अंडू मतलब हटा देना है उसको, है ना, ये हम लोग कर देंगे। द बर्बन डायनेस्टी which had been deposed during the French Revolution was restored to power. अब यहाँ पे बर्बन डायनेस्टी जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, लुई 16 खत्म हो गया था ना वहाँ पे जैकोबिन के बाद में, तो जैकोबिन के बाद में जैसे खत्म हुआ उसे वापस 1815 में रिस्टोर किया गया, है ना, रेस्टोर कर दिया गया था। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स्ड ड्यूरिंग द वॉर और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन ने जितने भी टेरिटरी जीते थे ना, अब वियना के संधि में या ट्रीटी में वो वापस फ्रांस की जो भी ज़मीनें हैं वो वापस आपके खो देता है फ्रांस। और अ सीरीज ऑफ द स्टेट वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स which included Belgium was set up in the north. Genoa was added to Piedmont in the south. अब यहाँ पे इस तरह का जो चेंजेस है वो हो गया। Persia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. German Confederation of 39 states that had been set up by the Napoleon was left untouched. Russia was given part of Poland, while Persia was given a portion of Saxony. ये जो चीज़ें हैं ये आपके टेरिटोरियल एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ इन सबको दिया गया था। The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. अब देखो जैसे ही नेपोलियन जो है वो हार जाता है, हारने के बाद में वो मोनार्क था तो मोनार्क बली रहे ये फ्रांस के लोगों को दिया जाएगा, ऐसे कंजर्वेटिव्स लोग मानते थे। बट वहाँ पे ऑर्डर कैसा होगा, कंजर्वेटिव, यानी जो मॉडर्न चीज़ें नहीं रखेंगे, हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, उन्हीं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic गवर्नमेंट्स। जो भी हमारी ऑटोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाए ना उस चीज़ को हम हटा देंगे। हम लोग क्रिटिसिज्म या डिसेंट, असंतोष या फिर आलोचना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा उन्होंने साफ साफ फरमान दे दिया था। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप टू control what was said in newspapers, books, plays and songs.
ज़्यादातर उस पर सेंसरशिप लगा दिया गया. मोस्ट ऑफ देम reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution. The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of press. उन्होंने सबसे पहले ये कहा. अब हम लोग रेवोल्यूशनरीज की बात करेंगे एंड द एज ऑफ 1830 टू 1848 में बहुत सारे चीज़ें और परिवर्तन हुए. ग्रीक वॉर भी हुआ इंडिपेंडेंस के बारे में. इस टॉपिक में हम लोग ये क्लियर करेंगे. तो रेवोल्यूशनरी की पहले बात करें. द फियर ऑफ रेप्रेशन ड्रॉ मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionary and spread their ideas. To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical form and to fight the liberty and freedom. इस तरह की बातें थी क्रांतिकारियों के बीच में. Most of these revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of this struggle for the freedom. ज़्यादातर जो क्रांतिकारी जो थे वो चाहते थे कि आज़ादी के इस संघर्ष में हम लोग नेशन स्टेट्स की भावनाओं को पहले कदम मानते हुए आगे बढ़ेंगे. ठीक है. He was Italian revolutionary born in Genoa in 1807. He became a member of the secret society of the Carbonari. यहाँ पे ये बन चुका था. As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. ये कौन है आप पहचानो इसके बारे में. ये आपके पास में टॉपिक्स है. Find out the main. He subsequently founded two more underground societies. First, the Young Italy in Marseilles and Young Europe in Bern, whose members were like-minded young men for Poland, France, Italy, and German states. He believed that God had intended nations to be natural units of mankind. So Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. So it had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations. अब तक अगर आपको इनका नाम नहीं पता चला तो इटली के यूनिफिकेशन में किसका रोल था, वही ये शख्स है. This unification alone could be the basis of the Italian liberty. Following this or his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. यहाँ पे भी आपके अलग अलग जगहों पे जो आपके गुप्त समाज है उनकी स्थापनाएं आपके अलग अलग जगहों पे होना शुरू हो जाती है. His relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservatives. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. है ना. तो ये 1830 के बीच में ही हम लोग ये पढ़ रहे हैं. कंजर्वेटिव रिजिम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर. अभी तक जो फाइटिंग इसने शुरू कर चुकी थी अब, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लोग थे हमारे कंजर्वेटिव रिजिम वाले मोनार्क, इन्होंने अपनी पावर को और मजबूत करने का उन्होंने अपना बीड़ा उठा दिया था. लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म कैम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप, such as the Italian and German states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland. These revolutionaries were led by the liberal nationalism belonging to an educated middle class, elite class, among whom were professors, school teachers, clerks, members of commercial middle classes. अब हम लोग बात करेंगे 1830 में जो भी हमारा रेवोल्यूशन शुरू हुआ था उसका एज. 1830 में द फर्स्ट अनहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस. अनहेवल का मतलब जो अनएक्सपेक्टेड था, जैसे कि द बर्बोन किंग्स who had been restored to power during the conservative reactions were now overthrown by liberal revolutionaries. जो भी लिबरल क्रांतिकारी थे उन्होंने जो बर्बोन डायनेस्टी के जो किंग थे उनका रेस्टोरेशन हुआ था, मतलब वापस उन्हें नेपोलियन बोनापार्ट के बाद में इन्हीं की डायनेस्टी के मतलब एक तरह से ऑटोक्रेसी शुरू हो गया था. तब ये होने के बाद में जब लिबरल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तब इन्हें हटा दिया गया. ये हमें अब तक समझना चाहिए. और आगे क्या हुआ, जुलाई रेवोल्यूशन में लिबरल रेवोल्यूशनरी इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप. अब लुइस फिलिप के साथ में इन लोगों ने जो लिबरल रेवोल्यूशनरी थे इन्होंने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप करवा दिया. इट स्पार्क्ड द अपराइजिंग इन ब्रसेल विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम
ऑफ नेदरलैंड। बेल्जियम जो है वो आपके नेदरलैंड से अलग हो गया, सेपरेट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ग्रीक वॉर की, जो इंडिपेंडेंस के लिए शुरू हुआ था। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप। ग्रीस हैड बीन द पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ये 15th सेंचुरी से ही ग्रीस जो है वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट रहा है। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप sparked off a struggle for independence amongst the Greeks। अब ग्रीक के बीच में भी आपके आज़ादी के लिए जो लड़ाई है, संघर्ष, वो शुरू हो चुका था। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल एंड आल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियन लोगों से भी उनको सपोर्ट मिला। और बहुत सारे वेस्ट यूरोपियन लोग जो थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ताकि उन्हें इंडिपेंडेंस मिल सके। और साथ ही साथ जो पोइट थे, आर्टिस्ट थे, वो हैड सिंपैथाइज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर, लाउडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। यानी कि लाउडेड का मतलब हो गया प्रेज करना, तारीफ करना। किसकी? ग्रीस की तारीफ की कि ये जो ग्रीस का या फिर ग्रीक कल्चर जो है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल भी है। क्रेडल का मतलब एक तरह से उसको बिगिनर या बिगिन करने वाला उद्धारक, या फिर जो भी प्रीचर होता है, या फिर आगे जो बढ़ाने वाला होता है, मसीहा जिसे हम बोल सकते हैं। दे मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। अब हम लोग बात करते हैं लॉर्ड बैरन की, जो इंग्लिश पोइट है। ही ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट in the war. He died of fever in 1824. Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. The romantic imagination and national feeling. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music, ये सारे के सारे है ना रोमांटिक इमेजिनेशंस है। They helped express and shape nationalist feelings like nationalism. Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular from nationalist sentiment. Romantic artists and poet generally criticized किसका? The glorification of reason and science. They focused instead on emotions, intuition यानी अंदर का जो internal peace, mystical feelings, इनके ऊपर spiritual discipline used to make contact with the divine। ये mystical feeling है, मतलब भगवान या देवी देवताओं के साथ में जो कनेक्शन का है, ये सब हमारे रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे, कवि थे, कलाकार, इन लोगों ने फैलाया। देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ ए नेशन। ही, एज वी कैन नो, claimed that true German culture was to be discovered among the common people। दास वॉक ने भी कहा है, ये भी हमें समझना चाहिए। It was through folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation was popularized। बहुत ज़्यादा folk का मतलब एक तरह से आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो लोकल मतलब एक तरह से, जैसे कि आप राजस्थान से हो तो राजस्थानी आपका एक folk हो गया, है ना। महाराष्ट्र से हो तो मराठी आपका, मतलब एक तरह से उसी रीजनल आपके पास में ये कनेक्शन होगा। रिलेटिंग टू द ट्रेडिशनल आर्ट और कल्चर ऑफ ए कम्युनिटी और नेशन, तो फोल्क पोइट्री आपके ये हो गया। एंड फोल्क डांस जो रीजनल डांस भी आप बोल सकते हो। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म ऑफ फोल्क कल्चर वॉज असेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग। द एम्फेसिस ऑन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, यानी लोकल लैंग्वेज पे जो भी हमने प्रेशराइज किया। एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोल्कलोर वाज नॉट जस्ट टू कवर एन एंशिएंट national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate। ये भी था हमारे लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। अब हम लोग बात करते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग की। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड
out of schools and the Russian language was imposed everywhere. Okay? In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place which was ultimately crushed down. ये भी हटा दिया. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. This was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of 18th century by the great powers Russia, Persia and Austria. This was especially, ये ऐसा हुआ है उनके साथ में. Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. For example, Karol Korpinski celebrated the national struggle through his operas and music. He turned folk dances like Polonaise and Mazurka into nationalist symbols. Polish was used for church gatherings and all religious instructions. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail. बिशप का मतलब यहाँ पे होते हैं जो चर्च में सबसे बड़े पादरी या फादर होते हैं, और प्राइस्ट का मतलब जो वहाँ के फादर होते हैं, है ना. तो फादर के भी फादर होते हैं, ग्रैंड फादर मत बोलो आप. They were sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. मतलब इनको जेल में इसलिए डाल दिया गया कि भाई रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया था, तो उनको प्रीचिंग करना था. प्रीचिंग का मतलब उपदेश देना था रशिया में या रशियन लैंग्वेज में, तो वो ये कर नहीं पाया. दैट्स वाई साइबेरिया में ये प्रॉब्लम हुआ. साइबेरिया में जब उन्हें भेजा गया था तो रशियन अथॉरिटी ने उन्हें एज ए पनिशमेंट जेल में डाल दिया. द यूज ऑफ पॉलिश कैम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस. They were sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. भाई रशियन में ही प्रीचिंग होनी चाहिए, ऐसा उनको पनिशमेंट मिला था. द यूज ऑफ पॉलिश कैम टू बी एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. ये हमारा होगा 1830 के डिकेड में. ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आपकी यूरोप में शुरू हुई. इसमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुआ कि पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा इनॉर्मस इंक्रीज हुआ पूरे यूरोप में, और इस वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ में that where they were more seekers of jobs than employment. Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. ये मजबूर हो चुके थे ऐसी सिचुएशन. Small producers in the towns were often faced with a stiff competition. यानी complete या फिर acute जो competition है वो उनको लग रहा था from imports of cheap machine made goods from England. In these or those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligation. The rise of food price or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. अब ये चीज़ें हो गई. बैरिकेड्स वर इरेक्टेड, यहाँ सब जगह लगा दिए गए. लुइस फिलिप्स वाज फोर्स्ड टू फ्ली, यानी भागना उसे पड़ा था. नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल द एडल्ट मेल्स अबाउट 21 एंड गारंटीड द राइट टू वर्क. नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर नाउ सेटअप. वीवर्स in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payment. William Wolff, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. He described the events in a Silesian village as follows. In these villages with 1800 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of the workers is extreme. The desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractor to reduce the prices of the goods
they ordered. On 4th June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to the mansion of their contractor, demanding higher wages. They were treated with scorn and threats alternately. Following this, a group of them forced their way into the house, smashed its elegant window panes, furniture, and porcelain. Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth which they tore to shreds. The contractor fled with his family to a neighboring village, which, however, refused to shelter such a person. He returned 24 hours later, having requisitioned the army. In the exchange that followed, 11 weavers were shot. तो ये कंडीशन आपकी उनकी हुई थी. अब हम लोग 1848 में क्या हुआ, रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स की कहानी के साथ में पढ़ने वाले हैं. फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क. अब यहाँ पे ये उसका रिजाइन या रेजिग्नेशन हो चुका था, उसे हटा दिया गया. अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड इन द जर्मन रीजन्स. A large number of political associations whose members came together. Their members were middle class professions, businessmen, prosperous artisans who decided to vote for an all German national assembly in the city of Frankfurt. अब फ्रैंकफर्ट एक सिटी है, यहाँ पे पार्लियामेंट बनने वाली है. तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके आता है. ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का नज़ारा आप देख सकते हो. ऑन द 18th May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament, convented in the Church of St. Paul. अब सेंट पॉल ये चर्च था, इसी में ये फ्रैंकफर्ट सिटी में इसको पार्लियामेंट बना दिया गया. यहाँ मिले थे 831 लोग. दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय ए मोनार्कीज सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. व्हेन द deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, the king of Persia. He rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. On the opposition of aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament इरोड हो चुकी थी, मतलब भंग हो चुकी थी. इस तरह की कहानी मतलब आपके सामने आ गई थी. मतलब यहाँ पे विलियम फोर्थ जो है वो भी आपके अपोजिशन में शामिल हो गया था. और उसके बाद में क्या होता है, पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support. In the end, troops were called in the assembly was forced to disband. यहाँ पे बाद में इन्हें बुलाया गया. The issue of extending political rights to women was a controversial one. यहाँ इस पार्लियामेंट में सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि भाई वुमन को भी पॉलिटिकल राइट्स दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा सिचुएशन था. वुमन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड देयर डेमोन्स्ट्रेशन. प्रदर्शन में भी भाग लिया उन लोगों ने, है ना. न्यूज़पेपर भी सेटअप किया, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने भी मेहनत की. डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली. व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंटेड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वुमेन वर एडमिटेड ओनली ऑन ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी. The autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already been taken in Western Europe before 1815. Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries. Serfdom and bounded labors were abolished both in the Habsburg Empire में एंड रशिया में भी आपके बंद हो चुकी थी. द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस. हंगेरियन जो हंगरी में रहने वाले लोग, तो उनको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ रूल या इंडिपेंडेंस, आज़ादी थोड़ी बहुत ज़्यादा दे दी थी. अब जर्मनी का और इटली का यूनिफिकेशन हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो सबसे पहले जर्मनी की बात करते हैं. कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe.
ये भी था. This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as a nation states. Nationalist feeling were widespread among middle class Germans. ये आपका जर्मन कन्फेडरेशन था यहाँ पे, तो अलग अलग ये टुकड़ों में बंटा हुआ था. तो इन लोगों ने यहाँ पे 1848 से ट्राई करना शुरू कर देते हैं वो, और ये जो है बाद में फिर जाके इलेक्टेड पार्लियामेंट के थ्रू रूल होगा, ऐसा उन लोगों का मानना था. दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हावेवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की. अलग अलग जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, जैसे फ्रांस है, हमारे पर्शिया, ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिजेक्शन किया है. आर्मी की मदद के थ्रू इनको दबाने की कोशिश की. ये भी आपके हुआ था. एंड मिलिट्री के थ्रू भी सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड लॉर्ड्स और लैंड ओनर्स, दे आर आल्सो नोन एज जंकर्स ऑफ पर्शिया. इनकी मदद से भी इनको दबा दिया गया था. बहुत ज़्यादा नेशन स्टेट्स ना बन पाए, ऐसी कोशिश की गई थी. फ्रॉम देन ऑन पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. तो यहाँ पे जर्मन यूनिफिकेशन में पर्शिया ने इसकी जिम्मेदारी उठा दी. चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट. तो इसने ये शुरू किया. ही टुक हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी. इसकी मदद ली थी उसने. 3 wars over 7 years with Austria, Denmark, France ended in Persian victory and completed the process of unification of Germany. तो यहाँ पे 7 सालों के लिए 3 लड़ाइयाँ या 3 वॉर हुए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में. ये आपको ध्यान में रखना है. ADF है ना, या FAD है ना. तो ये इन तीनों के साथ में वॉर हुआ, और वॉर के साथ में यहाँ पर्शिया जीत चुका था. और फाइनली जब उनको पर्शिया को जीत मिली तो हमारा जो जर्मन है वो जीत चुका था. इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of German states, representatives of the army, important Persian ministers including the chief minister Otto von Bismarck, they all gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Persia. इनकी मदद से जर्मन स्टेट्स के राजाओं की, प्रिंसेस की, और बहुत सारे आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स की, और बहुत सारे मिनिस्टर की हेल्प करके जर्मनी का यूनिफिकेशन किया. अब इटली के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. इटली किस तरह से हुआ यूनिफाइड. लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस. Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. अब यहाँ पे जो है ना, ये इटली वो भी आपके अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था. अलग अलग फ्रेगमेंटेशंस थे इसके. इटालियंस जो थे वो अलग अलग टुकड़ों में बंटे हुए थे. इसमें डायनेस्टिक स्टेट्स थे, अलग अलग राजा भी थे. 19th सेंचुरी की अगर बात करें तो इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स. 19th सेंचुरी में इटली जो है वो 7 स्टेट में बंटा हुआ था. ऑफ विच 1 सर्डिनिया पिडमोंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस. अब इसमें सर्डिनिया और पिडमोंट जो थे वो इटालियन प्रिंसली हाउस के थ्रू रूल होते थे. ये आपको ध्यान में रखना है. एंड द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैंसबर्ग. और इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो किसके हाथ में था? ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग के पास में. एंड द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पॉप. जो सेंट्रल जो था रोम वाला एरिया, उसमें पॉप इसका रूलर था. सदर्न रीजन्स जो अगर बात करें साउथ वाले, दे वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बोन किंग्स ऑफ स्पेन. यहाँ फ्रांस नहीं है ना, बर्बोन डायनेस्टी अलग अलग थी, लेकिन ये स्पेन के राजाओं में ये डिवाइडेड था. ये आपको पता होना चाहिए अब तक. इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड द one common form and still had many regional and local variations भी थे इसमें. During the 1830 decades, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. He had also formed a secret society also known as Young Italy for the dissemination of his goals.
The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 48 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. In the eyes of ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development, political dominance. Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democratic. यहाँ का जो है ना वहाँ पे आपको मैंने इटली में क्या नाम बताया था, चीफ मिनिस्टर आपका बिस्मार्क है ना, यहाँ है केवोर, इसने इसको लीड किया। जो एक तरह से यहाँ पे हुआ ना, वो ना तो रेवोल्यूशनरी के थ्रू ना ही डेमोक्रेटिक के थ्रू हुआ है। लाइक मेनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ इटालियन एलाइट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। वो फ्रेंच अच्छी बोलता था। थ्रू अ tactful diplomatic alliance with France, engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. In 1860, they marched into South Italy, Kingdom of Two Sicilies, यहाँ पे वो चले गए थे, and they succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers, जो बर्बोन डायनेस्टी वहाँ पे रूल कर रही थी। इन 1861 विक्टर एमुअल सेकंड was proclaimed the king of United Italy. However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Telia was the Victor Emmanuel's wife. अब ये हम लोग थोड़ा ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस देख लेते हैं कि थोड़ा सा ये डिफरेंट है। सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड द मॉडल ऑफ नेशन और द नेशन स्टेट इज द ग्रेट ब्रिटेन। In Britain, the formation of the nation state was not the result if a sudden upheaval or revolution. It was the result of long drawn out process. There was no British nation prior to the 19th century. The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as you can see English and Wales वाले and Scotland वाले and Ireland वाले Irish, ये लोग थे। All of these ethnic groups had their own cultural and political traditions. The English nation steadily grew in wealth, importance, power. It was able to extend its influence, power, effect over the other nations of the island. The English Parliament was the instrument through which a nation state with England as its center came to be forged, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of protracted conflict. The Act of Union 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of the Great Britain. एक treaty हुई थी. It meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. The British Parliament was henceforth dominated by its English members. The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language and they could not wear their national dress. And the large numbers were forcibly driven out of their homeland. Ireland suffered a similar fate
It was a country deeply divided between Catholics and Protestant. ये इसमें divided थी. English helped the Protestant of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country. Catholic revolts against British dominance were suppressed after a failed revolt that was led by the Wofton. इसके थ्रू ये रिवोल्ट हुआ था आयरलैंड में. एंड हिज यूनाइटेड इरिशमैन, जो इरिश के लोग थे, 1798 में हुआ था, जिसमें आयरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801. तो आयरलैंड भी इसमें शामिल हो चुका था. अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड, और बनाया गया थ्रू द प्रोपेगेशन. Then a new British nation was forged through the propagation of a dominant English culture. The symbols of the new Britain, like you can see, the British flag, Union Jack, the national anthem, God Save Our Noble King, the English language were actively promoted, and the older nations survived only as a subordinate partners in this union. Now let's see the visualizing the nation. ये हमारा टॉपिक है. Let's have this. While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? Artists in the 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. In other words, they portrayed as a female figures. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in a real life. Rather, it sought to give the abstract ideas of the nation on a concrete form. That is, the female figures became an allegory of the nation. You will recall that during the French Revolution, about which we have already discussed, artists used the female allegory to portray ideas like liberty, justice, and republic. These ideals were represented through specific objects or symbols. As you would wonder, remembering the attributes of liberty are the red cap and the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of wagging scales. Similar female allegories were invented by the artist in the 19th century to represent the nation. In France, she was christened Marianne, a popular Christian name which underlined the idea of a nation state. Her characteristics were drawn from those of liberty and republic, the red cap, the tricolor, and the cockade. The statue of Marianne were erected in the public squares to remind the public of the nation, symbol of unity, and to persuade them to identify with it. ये हुआ था हमारे. Marianne's images were marked on the coins and stamp. ये भी वहाँ पे हुआ. Germania became the allegory of German nation. In visual representations, Germania wears a crown of leaves as the German oak stands for heroism. Now the nationalism and the imperialism. The last topic है हमारा ये. By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century. है ना, यहाँ तक नहीं रह पाया, but became a narrow creed with the limited ends. During this period, nationalist group became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. The major European powers in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject people in the Europe to further their own imperialist aims. The most serious source of the nationalist tension in Europe after 1871 was the areas called the Balkans. बाल्कन का वाला एरिया, ये आपके हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है. द बाल्कन्स वाज द रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the slaves.
इनके नाम से जानी जाती थी। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, इसके कंट्रोल में था। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोजिव। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया जब लोगों में नेशनलिज्म की भावना और फीलिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। Ottoman Empire had sought to strengthen its through modernization and internal reforms, but they were very little success. One by one, its European subject nationalists broke away from its control and declared independence. The Balkan people based on their claims for independence or political rights on the nationality and used history to prove that they had once been independent but had been subjugated by foreign powers. The rebellious nationalities in Balkans thought of their struggles as attempts to win back their long lost independence. Balkan area became an area of intense conflict. The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of other. Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry. Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keen on countering the hold of other powers over Balkans and extending its own control over the area. This led to a series of war in the region, and finally you can see the First World War in 1914. Nationalism aligned with countries led Europe to disaster. Many countries in the world which had been colonized by European powers began to oppose imperial domination. Anti-imperial movement also then developed. European ideas of nationalism were however reflected for people everywhere developed their own specific variety of nationalism. But the ideas that societies should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal. सो ये सब चीज़ें हुई है बच्चों। तो आज हम इस चैप्टर को एक तरह से एंड पे लेके आ जाते हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल फॉर कमिंग एंड ऑलवेज कीप लर्निंग। हैप्पी लर्निंग के साथ बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब आपके लिए यहाँ पे है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आपका थंब प्रेस के साथ में, है ना। और मिलते हैं, घंटे का बेल आइकन अपडेट आपको करेगा। बाय बाय, टेक केयर।